Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। आज के इस क्लास में हम लोग CDP के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। यानी आपको बताना है कि जो क्रिएटिविटी से कौन सा रिलेटिव है। क्रिएटिविटी यानी कि आपकी कुछ ऐसी क्षमता जिसके कारण हम लोग क्या स्पेशल कुछ कर सकते हैं, यानी सभी बच्चों से कुछ डिफरेंट कुछ क्रिएट कर पाएँ, कुछ अपने इंस्पायर्ड हो या अपनी कुछ चीज़ को अपने तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ, कुछ नया कर पाएँ। तो इससे अभिसारी चिंतन का कोई संबंध नहीं है। ये होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी इसमें बच्चा उतना ही सीखेगा जितना कि टीचर ने उसे बताया है और जितना कि उसने कहीं ना कहीं बुक से देखा है, जितना कि उसने पढ़ा है। संवेगिक चिंतन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस आपके डेवलप हैं, आँख, आइज़, नोज़, ईयर सारे डेवलप्ड हैं, बट आप कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते तो वो आपका सृजनात्मकता में नहीं आएगा। अहंवादी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी हट जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ अपसारी चिंतन। फ्रेंड्स, जो अपसारी चिंतन है उसको हम लोग देख लेते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसमें बच्चा क्या करता है, दिशाओं में सोचता है। किसमें? दिशाओं में सोचता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे को आपने एक डायग्राम दिया और आपने बोला कि बेटा इसके बारे में आपको अपने थॉट्स लिख के लाना है, ठीक है। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बहुत सारे नए नए थॉट्स कलेक्ट करेगा और उस टॉपिक से रिलेटिव बहुत सारा कलेक्शन रखेगा, अपना थॉट्स को कलेक्ट करेगा और फिर पेश करेगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग होता। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स क्या होता? ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स सारी दिशाओं में क्या करना, दिमाग को दौड़ाना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर सारी दिशाओं में दिमाग को दौड़ाना और थॉट्स और आइडिया को कलेक्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, वो है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेंड्स वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित है और जो जीन पियाजे भी संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं और वाइगोत्स्की भी संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। बट जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बच्चे का जो क्या बोलते हैं, बच्चा जो लर्न करता है यानी बच्चा जो सीखता है उसकी जो लर्निंग होती है, उन्होंने बोला है कि बच्चा किससे सीखता है, समाज से। बच्चा किससे सीखता है, समाज से सीखता है। यानी उनका कहना है कि बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करता है, उसके बावजूद वो कुछ सीख पाता है। जैसे बच्चा दुनिया में आया, पैदा हुआ बच्चा, उसके बाद वो अपने माँ बाप से कांटेक्ट में आएगा। अगर उसने सबको बोलते हुए देख लिया कि भाई सब लोग बोलते हैं पानी को बोलते हैं पानी, वाटर बोलते हैं, तो वो वाटर बोलने लग जाएगा। और वो 2-3 बार देखेगा कि भाई ये लोग सब लोग इसको वाटर बोल रहे हैं, तो वो भी वाटर बोलने लग जाएगा। तो ऐसे ही वो क्या करेगा, समाज के साथ और कल्चर के साथ क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तभी वो सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लेते हैं। बच्चे जब सीखते हैं, जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार और दंड की बात वाइगोत्स्की नहीं करते। पुरस्कार और दंड की बात व्यवहारवादी करते हैं, ठीक है। स्किनर हुए, ये सब व्यवहारवादी, थॉर्नडाइक हुए, ये सब पुरस्कार और दंड की बात करते हैं। ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग के। पशुओं पर प्रयोग भी व्यवहारवादियों की देन है। और वही क्या करते हैं, उन्होंने बिल्ली पर जो कोहलर, कोफका, इन लोगों ने भी पशुओं पर प्रयोग किए हैं। और जो अपने व्यवहारवादी हैं, वॉटसन बोल दिया, जो हमारे थॉर्नडाइक हैं और जो नेक्स्ट SVF स्किनर हैं, इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने दी हुई है। तो ये क्या करते हैं, पशुओं पर इन्होंने प्रयोग किए, तो ये भी हमारा हट जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, वो बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर, दंड की बात भी व्यवहारवादी करते हैं, ये कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक क्रिया करते हैं, सामाजिक अंतर क्रिया करते हैं, तभी बच्चे सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी इनकी थोड़ी थ्योरी भी समझ लेते हैं। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, जो उन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी, वो ये है। कुछ देखते हैं इसको। ये सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की, लर्निंग टेक प्लेस विद अ सोशल कॉन्टैक्ट। इन्होंने बोला है बच्चा कैसे सीखता है, समाज के साथ अन्योन क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, यानी दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में आकर ही बच्चा सीखता है। लर्निंग इज मेडिटेटेड बाय दैट कांटेक्ट, ऐसे ही बच्चा सीखता है। तो देखिए जैसे बच्चा ये है, बच्चा एक लर्नर है और ये कैसे सीख रहा है, क्लासरूम में, स्कूल में गया, क्लासरूम में इतने सारे बच्चों से मिला वो, तो वहाँ पे उसने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। फिर वो मान लीजिए कोई बच्चा कम्युनिटी में आया, अपनी सोशल सर्विस में उसने चीज़ें, धार्मिक जगह गया तो कुछ धर्म की चीज़ें सीखी, मीडिया में गया तो कुछ अपनी बातें कहना सीखी, बोलने का तरीका सीखा, कुछ पॉलिटिक्स सीखी, कुछ इस तरीके से समाज के साथ, कम्युनिटी से, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसने सीख ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, वो है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको बताना है सही कौन सा है त्रुटियों के बारे में। तो जो त्रुटियां हैं बच्चों की, उनके बारे में बताना है आपको। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की क्रिया का अंग है। वो कह रहे हैं सीखने की क्रिया का अंग है। चलिए ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे जब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने का दंड ना देता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप भैया दंड देंगे तो हम त्रुटियां नहीं करें। अरे उसे जब आता ही नहीं होगा उस क्वेश्चन का आंसर, तो दंड से उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे सही कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें। नहीं, आप त्रुटियों को काट देंगे बच्चे की, तो फिर बच्चे को पता कैसे चलेगा कि सर ने क्यों काट दिया और इसके पीछे का रीज़न क्या था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। असावधानी के कारण भी बच्चे त्रुटियां नहीं करते हैं। बच्चे को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो उससे अनभिज्ञ रहता है, इसलिए वो त्रुटियां करता है। ठीक है, ज्ञान की कमी के कारण। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। त्रुटियां करके सीखते हैं। जो आपने थॉर्नडाइक की एक जो सिद्धांत है, अब प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उसके अंतर्गत ये आता है कि बच्चा क्या करेगा। बच्चा कोई भी, नो वन इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। मान लीजिए कोई बच्चा कोई हैंड राइटिंग कर रहा है, अगर वो हैंड राइटिंग कर रहा है तो उसने क्या किया, उसने हैंड राइटिंग करी, उसके बाद टीचर ने उसे देखा, बेटा ये अल्फ़ाबेट आपने गलत बनाया। फिर टीचर ने बोल दिया कि इसे ऐसे बना। फिर वो प्रयास करेगा, फिर वो इसके बाद प्रयास करने के बाद फिर से लिख करना स्टार्ट करेगा उसी चीज़ को, पर्टिकुलर टॉपिक को। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा, उसे लगेगा कहाँ पे हम कमी कर रहे हैं, तो फिर वो वहीं से अपनी लर्निंग फिर से स्टार्ट करेगा, वहीं से फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां क्या है, लर्निंग प्रक्रिया का अंग है। अगर उस बच्चे को उस पर्टिकुलर टॉपिक में बार बार प्रयास करने से उसे पता चल जाएगा कि कहाँ हम कमी कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ हमें अभ्यास की ज़रूरत है और कहाँ हम कमी कर रहे हैं, इस तरीके से वो परफेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर ऑप्शन ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चे के बारे में बताना है कि बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों भी बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, कहीं ना कहीं ये सही है। पियाजे का एक स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि बच्चे की सोच होती है, ये कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बच्चे की सोच क्या है, मात्रा में वयस्कों के बराबर होती है पर गुण में वयस्कों से डिफरेंट होती है। मान लीजिए बच्चा सोचता ही उतना ही है जितना कि एक बड़ा इंसान सोचता, बट उसकी सोच का लेवल उतना ही रहता, लेकिन वो अपनी फालतू की चीज़ सोचता कि भाई ये मेरा खिलौना कहाँ रखा होगा, मैंने ये खाना खाया था, मैंने वो रखा था, मेरा ये फ्रेंड यहाँ होगा मेरा। और वयस्क लोग क्या करते हैं, अपनी काम की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बच्चे फालतू अपनी दुनिया में लगे रहते हैं, अपनी जगत के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शन ही लिखा हुआ गलत है। इसमें चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है। चलिए, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया, नहीं, खाली बर्तन के समान बच्चे नहीं होते, क्योंकि बच्चे खुद ही ज्ञान के निर्माता होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ऐसा पियाजे कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि, निष्क्रिय नहीं होते। मान लीजिए किसी बच्चे से आपने कुछ बोला तो कहीं ना कहीं वो उसे किसी न किसी रूप में एनालाइज करेगा और फिर कभी ना कभी उस चीज़ को समझ पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय है, गलत है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का, बिल्कुल सही बात बोली है, ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 4 सही है कि बच्चे अपने वातावरण से और अपने वातावरण से इंगेज जैसे जैसे होते जाते हैं वो खुद ही अपनी दुनिया को खोज लेते हैं और अपने ही आप ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, ऐसा प्याजे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? इज नॉट, नहीं, नहीं को ध्यान रखिएगा। देखते हैं ऑप्शन। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये वाला सिद्धांत है कि हाँ विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। आपका कहीं ना कहीं फिजिकल डेवलपमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक विकास, कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा। कैसे कि हम सुन पाएँ किसी भी चीज़ को, उसका सोच समझ के आंसर कर पाएँ और उस चीज़ के विषय में अपने विचारों को एकत्रित कर पाएँ। फिर हमारा क्या होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम अपना चिंतन कर पाएँ, अपने दिमाग संबंधी सारी क्रियाएं कर पाएँ, चिंतन कर पाएँ, कल्पना कर पाएँ, इमेजिनेशन कर पाएँ, ये सब कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है कल्चरल डेवलपमेंट, फिर हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। इस तरीके से सभी क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। सभी विकास परिपक्वन अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि परिपक्वन और अनुभव, आपने सुना होगा कि शिक्षा जो होती है वो कहीं ना कहीं अनुभव से ही प्राप्त की जाती है। तो अनुभव होते हैं, अनुभव जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और जो हमारी मैच्योरिटी है, उन दोनों की अंतःक्रिया के कारण ही हमारी क्या होती है, हम कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो पाते हैं। मान लीजिए कि आपकी एज डेवलप नहीं हुई है और आपकी सोचने की क्षमता डेवलप हो गई, यानी कहते नहीं है कि छोटे बच्चे में उतना दिमाग नहीं होता, वो उतनी अच्छी तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर सकता जितना बड़ा बच्चा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी भी मैटर करती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3 है सभी विकास और अधिगम एक समान गति से, एक समान गति से विकास नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए सबसे पहले आपका क्या हुआ, मानसिक विकास हुआ। ठीक है, फिर पहले आप समाज के कांटेक्ट में आए तो आपका सोशल डेवलपमेंट हुआ, फिर फर्स्ट उसके भी पहले आपका क्या हुआ, उसके भी पहले आपका फिज़िकल डेवलपमेंट हुआ। आप फिज़िकली डेवलप नहीं होंगे तो आप समाज के कांटेक्ट में भी नहीं आ पाएंगे और सोच भी नहीं पाएंगे और कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, और आपका दिमाग भी मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चलेगा। तो क्या है, एक समान गति से नहीं होते हैं। सबसे पहले आपका फिज़िकल डेवलपमेंट होगा। एक डायग्राम के उससे हम लोग देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। ये देखिए, एक समान गति से नहीं होगा। बच्चा जैसे मान लीजिए, बच्चा जब पैदा होता है 9 वीक में फीटल स्टेज बिगिन, यानी 9 वीक में वो क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बता रहा है इसके ऑर्गन्स, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। मतलब हम लोग पता कर पा रहे हैं कि ये बेबी चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 16 वीक में क्या कर रहा है, फिंगर एंड टॉयज डेवलप, उसकी उंगलियां और टॉयज एक्सेट्रा बन पाई हैं 16 वीक में। फिर 20 वीक में देखिए हियरिंग बिगिन, फिर सुन पा रहा है वो। लंग्स उसके बिगिन हुई 24 वीक्स में, यानी 24 हफ्ते में उसके लंग्स डेवलप हो चुके। फिर उसका ब्रेन ग्रो रैपिडली, ब्रेन भी उसका ग्रो होना स्टार्ट हो जा रहा है, कब, 28 हफ्तों में। ठीक है, इसके बाद 32 हफ्तों में उसकी बोन्स यानी हड्डियाँ पूरी तरह से डेवलप हो गई हैं, और 36 हफ्तों में उसकी मसल्स, और फुल टर्म डेवलप हुई कितने, 40 वीक में। ठीक है, उसकी पूरा फुल बॉडी कब डेवलप हुई, 40 वीक में उसकी फुल बॉडी डेवलप होकर आपके सामने आ गई। ठीक है, तो यही कुछ था कि एक समान गति से नहीं हो सकता ना,
तो उसने बोला एक समान गति से हो जाता, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। और एक बात और भी बता दूं, मान लीजिए आपका ये हाथ है, मान लीजिए ये हाथ है और ये हाथ ये बोल रहे हैं सभी विकास और लर्निंग एक समान गति से बढ़ते। चलिए, सभी विकास का क्रम एक क्रम का पालन करता है, बिल्कुल सही बोला है। इस ऑप्शन को देखते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि मान लीजिए किसी का, आपने देखा होगा किसी का हाथ पहले डेवलप होता है या किसी का पैर पहले डेवलप होता है, ऐसा नहीं है। सभी का एक क्रम है कि सभी का, जैसे मैंने भी पीछे चार्ट देखा था कि सभी इसी तरीके से एक क्रम से ही डेवलप्ड होंगे और विकास भी सबका एक ही क्रम में होगा। वृद्धि है वो, ठीक है, लेकिन जैसे विकास भी सबसे मैंने बताया पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर उसका सामाजिक होगा, इस तरीके से क्रम में होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का विकास पहले हो जाता है और जैसे मान लीजिए इंडिया में रहने वाले लोगों का विकास पहले हो जाता है और पाकिस्तान में रहने वालों का बाद में होता है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्रम से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 जो है हमारा, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक यानी वो बच्चा जो क्या करता है, एक से अधिक भाषा बोलता है। क्या करता है? एक भाषा बोलने वाले को दो भाषा बोलने वाले को बाइलिंगुअल बोलते हैं और एक दो से भी ज़्यादा जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? बहुभाषिक बोलते हैं। कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। अब आपको बताना है कि जो बहुभाषिक कक्षा है, भारत में विभिन्नता बहुत है और क्लास फर्स्ट और सेकंड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप किसी को भाषा, धर्म, जाति और रंग के आधार पर उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप उसको हटा नहीं सकते हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, आपको ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही बोला, बात तो सही है कि बच्चे को सभी भाषाएं आना चाहिए, सभी भाषाएं में वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है। भाषा उसके लिए कहीं अवरोध नहीं बने, भाषा उसके लिए कहीं अवरोध नहीं बने, ऐसा तो सही लग रहा है। अब ऑप्शन 3 जो है हमारा, वो क्या है? जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करने। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा। मान लीजिए हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, और कोई बच्चा लंदन में रह रहा है या इंग्लैंड में रह रहा है तो उसकी मातृभाषा अंग्रेजी है। तो हमारे लिए ये हमारी मातृभाषा है, वो उनके लिए वो उनकी मातृभाषा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा को प्रमोट करेंगे और उनकी मातृभाषा को डिमोट करेंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। ऐसा एनसीएफ कहता है, आपको मारने का अधिकार नहीं है। आप एक फैसिलिटेटर हैं, सुविधादाता हैं, आप कोई न्याय करने वाले न्यायदाता नहीं है और आप ना कोई मतलब आप बच्चों पे कोई वो करने वाले का अधिकार आपको नहीं है। कुछ भी दंड मतलब किसी भी चीज़ का प्रयोग करने का अधिकार आपको नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि भारत में विविधता तो पाई जाती है। तो विविधता के आधार पर भारतीय संविधान में भी समानता का अधिकार है, सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार है, सभी को अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति का भी अधिकार है और सभी को रिस्पेक्ट लेने का भी अधिकार है। तो आप सभी भाषा का सम्मान कीजिए, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्क्रीन पे छोटा आ रहा है कि क्वेश्चन हमारा जो है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। आपको बताना है कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। तो ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये 140 IQ वाले बच्चे होते हैं। कौन से होते हैं? 140 IQ वाले बच्चे होते हैं, ऐसा टर्मन कहते हैं। टर्मन के अनुसार
इनकी 140 IQ होती है, और जो सामान्य बालक होते हैं वो उनकी कितनी होती है? 110। ठीक है, तो टर्मन के अनुसार 140 IQ वाले बच्चे किस श्रेणी में रखे जाते हैं? प्रतिभाशाली श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। उच्च आत्म क्षमता, आत्म क्षमता अधिक होती है ऐसा मानना है। ऑप्शन 2 अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान, यानी सूझ का सिद्धांत, जो जिसके वर्धाइमर जो एक संप्रदाय लेकर आए थे, सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया हुआ था कि अचानक ही कोई आइडिया दिमाग में आ जाता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन 3 है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं यानी बहुत ही लो लेवल का लर्निंग, बहुत ही लो लेवल की लर्निंग कि मान लीजिए आपको बच्चा डल है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। तो आपको बता दें ये भी और ये भी तीनों बातें सही है कि प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, उनकी आत्म क्षमता, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है उनमें, उनको अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता, विचार अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत होती है, और क्या वो कभी कभी क्रिएटिव भी हो सकते हैं, सृजनात्मक बालक भी हो सकते हैं। वो ब्रेन स्टॉर्मिंग उनकी हाई होती है, और किसी पर्टिकुलर समस्या को लेकर वो सूझ उनके अंदर होती है, हाई चिंतन होता है उनका, कल्पनाशील होते हैं, और अमूर्त चिंतन, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो भी इनमें बहुत होती है। ठीक है, और इनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं भी होती हैं क्योंकि कक्षा में अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं भी करते हैं, जैसे कि मैंने बोला उच्च कल्पनाशील होते हैं ये, और इनकी जो रीजनिंग होती है, तार्किक क्षमता बहुत होती है, अभियोग्यता बहुत होती है, इनके अंदर अभियोग्यताएं पाई जाती हैं, और अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इनके अंदर होती है। तो ये सब चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो निम्न और मानसिक प्रक्रिया, ये गलत है, ये इसकी इनकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा था नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक, ये क्वेश्चन कट गया, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक मान लीजिए डेवलप होती है। ठीक है, इसके आगे का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो जाएगा डेवलप होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। समाजीकरण और अहम केंद्रता से समाजीकरण के बजाय अहम केंद्रित ज़्यादा मध्य बाल्यावस्था में पाया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं मध्य बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास से डैश की ओर बढ़ता है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास का किस तरीके से बढ़ता है ये हमको देखना है। तो जटिल से कठिन ये नहीं है, विशिष्ट से सामान्य, पहले विशिष्ट नहीं होगा ऐसा नहीं है, और फिर सामान्य होगा ऐसा नहीं है, साधारण से आसान ऐसा भी नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले आपकी पूरी बॉडी बनेगी, पहले आपकी पूरी बॉडी बनेगी, नाक, कान, आँख, सेंस ऑर्गन, स्किन, फील, टच सब बनेगा। फिर उसके बाद आपकी छोटी छोटी उंगलियां डेवलप जो हो पाएंगी, यानी मसल्स डेवलप बाद में होंगी। तो विशिष्ट बाद में होगा, पहले सामान्य आपकी पूरी बॉडी बनके तैयार होगी। फिर उसके बाद मान लीजिए बच्चा तो डेवलप हो चुका, अब उसको कभी कभी बच्चे की उंगलियां ढंग से नहीं सकती हैं, बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पाता है, बच्चा पेंसिल पकड़ता है तो वो ठीक से नहीं लिख पाता, तो कहीं ना कहीं उसका विशिष्ट डेवलपमेंट बाद में हो पा रहा है, क्योंकि वो जब पूरा डेवलप हो चुका उसके बाद वो पेंसिल पकड़ना कर पा रहा है, यानी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, मान लीजिए आईलाइनर लगाना है, कुछ ऐसे टाइप की क्रियाएं वो नहीं कर पाता है। तो ये सब क्या होगा, पेंसिल पकड़ना, ड्राइंग करना, लिखना, ये सब नहीं कर पाता। तो पहले उसकी जनरल हो जाती है बॉडी डेवलप, फिर उसके बाद विशिष्ट। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं विकास के, जिनको देख लेते हैं एक बार। विकास के जो सिद्धांत है, पहला निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास क्या होता,
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सारी ज़िंदगी होता रहता है। कभी 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 हम सबसे पहले हम फिज़िकली डेवलप होते हैं, मेंटली डेवलप होते हैं, संवेगात्मक रूप से फिर हम डेवलप होते हैं, फिर हमारा सोशल यानी डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद हमारा रिलीजियस डेवलपमेंट होता है, यानी हम धर्म से कहीं ना कहीं फिर जुड़ते हैं, फिर उसके बाद हमारा कल्चरल डेवलपमेंट होता है, फिर कहीं हम सभ्यता से अपनी सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उनको कहीं ना कहीं फिर हम अपनाते हैं। तो हमारा विकास क्या है, कंटिन्यू किसी न किसी रूप में होता रहता है। फिर विकास की दर में समानता की कमी का सिद्धांत, यानी विकास कंटिन्यू यानी समानता समान रूप से होता है। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये भी एक सिद्धांत है, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक सा नहीं बनाया है। सभी व्यक्ति के रंग, रूप, विचार, सोच, दिमाग, मानसिकता, सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इंटरेस्ट, रुचि भी सबकी भिन्न होती है, योग्यताएं भी सबकी भिन्न होती है, बुद्धि भी सबकी भिन्न होती है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता भी सब में पाई जाती है। एकरूपता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत मान लीजिए सभी की दो आँखें हैं, सभी के दो कान हैं, सभी का एक मुंह है। ऐसा नहीं है कि किसी का एक है और किसी के चार, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद सामान्य से विशिष्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले पूरी बॉडी डेवलप होती है, उसके बाद फिर छोटी छोटी मसल्स डेवलप होती हैं। एकीकरण का सिद्धांत परस्पर संबंध का, परस्पर एक दूसरे से संबंध है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके हाथ डेवलप हो गए तो फिर उनका पैरों से भी संबंध है, ऐसे। ठीक है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी ये सारी चीज़ें एक साथ कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है, तो वो अंतःक्रिया कर रहा है किससे, सारे ऑर्गन ब्रेन से कर रहे हैं। पूर्वानुमान का सिद्धांत, ये सब हमारे विकास के कुछ सिद्धांत हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये याद रखें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्याजे के अनुसार, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा, 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। प्याजे ने कुछ 4 स्टेजेस दिए हैं, एस, पी, सी, एफ से भी हम लोग इन्हें याद कर सकते हैं। एस से हमारा हो गया सेंसरी मोटर, एस से हमारा हो गया सेंसरी मोटर, पी से हो गया प्री ऑपरेशनल, सी से हो गया कॉन्क्रीट स्टेज, और जो एफ से हो गया हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी ये हमारी हो गई संवेदी गामक अवस्था, और ये हमारी हो गई प्री ऑपरेशन यानी पूर्व संक्रियात्मक, और ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक, और ये अमूर्त संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। तो ये हमारी कुछ 4 स्टेजेस बताई हुई हैं प्याजे ने। अब इनमें से बोल रहा है कि 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास। देखिए ये जो हमारी 4 स्टेजेस हैं, ये आपकी 2 से 7 वर्ष वाली सेकंड वाली में आ जाएगा, प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। और जन्म से 2 वाला 0 से 2 किस में आ जाएगा, सेंसरी स्टेज में, यानी हमारी कौन सी वाली अवस्था, संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है। और जो हमारा थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक, वो हमारा थर्ड में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 2 से 7, फिर आ जाएगा हमारा 7 से 11, और इसमें आ जाएगा हमारा 11 से लेके 18 या फिर 15 तक जो हमारी रहेगी, वो क्या रहेगी, प्रौढ़ावस्था जिसको हम कह सकते हैं, टीनेज हो जाएगी, ये रहेगी। ठीक है। तो ये हमारी जो हो जाएगी पूर्व संवेदी गामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक संवेदी गामक 0 से 2, और ये हमारी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, और ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगी कितनी, 7 से 11, और ये जो लास्ट है हमारी ये है 11 से 15 या फिर इसके आगे भी। ठीक है। तो ये हमारी किस में आ जाएगी, आपकी ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। SPCF से लर्न कर सकते हैं आप कि सेंसरी मोटर, पी से प्री कन्वेंशनल, सी से कॉन्क्रीट संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और एफ से आपकी फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है। तो ये हमारी 4th इसका आंसर है। चलिए देखते हैं, ये एक डायग्राम भी दिया हुआ है,
प्याजेज स्टेज ऑफ मोरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्याजे बात करते हैं। प्याजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं और प्याजे जिस संप्रदाय से संबंधित हैं वो कौन सा है? कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी ये कहते हैं बच्चा कंस्ट्रक्शन निर्माण, बच्चा स्वयं वातावरण से ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गई? कंस्ट्रक्टिविज्म से ये संबंधित है। बायगुत्स्की भी इसी से संबंधित है। तो ये जो मैंने बताया जन्म से 2 साल सेंसरी स्टेज, इसमें बच्चा क्या करता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इस एज की। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हैं कि बच्चा इसमें क्या करता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, किसी वस्तु को देखकर वस्तु स्थायित्व तो पाया जाता है। स्ट्रेंजर एंड एंग्जाइटी, बच्चा किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा देखने लगता, सोचने लग जाता, बहुत दिमाग लगाने लगता ऑब्जेक्ट को देख के। तो ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। दूसरी जो स्टेट है 2 से 6 या 2 से 7 वर्ष की है, प्री ऑपरेशनल है। जो इसमें क्या है? इसमें बच्चा प्रिटेंडेड प्ले, बच्चा खेल में लग जाता है, इको सेंट्रिक हो जाता है बच्चा, लैंग्वेज उसकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड जो स्टेज है, प्याजे ने कुछ 4 स्टेज बताई हैं, जिसमें से थर्ड जो 7 से 11 है, 7 से 11 वाली स्टेज में बच्चा क्या करता है? कॉन्क्रीट चीज़ों को देखकर सोचने में लग जाता है। कंजर्वेशन, बच्चा देखेगा, बच्चे को बस इतना ये वो देखने लग जाएगा कि इन्होंने मुझे 5 रुपये का नोट दिया, तो 5 रुपये का नोट देख के समझ जाएगा कि ये 5 रुपये का नोट है। ठीक है। मैथमेटिक्स कुछ वो समझने लग जाता है कि मान लीजिए ये आपने मुझे 5-5 रुपये के नोट दिए हैं, इस तरीके से कुछ वो समझने लग जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग, बस वो सिक्के में और नोट में पहचान कहीं ना कहीं वो अच्छे से करने में लग जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन भी करने लग जाएगा। ये जो फोर्थ स्टेज है वो मैंने बताया कि 11 से यानी 12 से अब चलती रहेगी ये। अडल्टहुड, जिसको हम लोग किशोरावस्था भी बोलते हैं, टीनेज। तो इसमें बच्चा क्या करने लगे? एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, यानी अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा। किसी चीज़ को आप उसे देखकर उसके बारे में उसके आइडिया विचार ले सकती हैं, उसकी सोच जान सकते हैं आप, तो ये करने लग जाएगा। फिर जो सेकंड चीज़ है वो पोटेंशियल फॉर मोरल रीजनिंग, और वो नैतिकता भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सीख जाएगा। बड़ों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना, ये सब चीज़ें सीख जाएगा। तो ये कुछ 4 स्टेजेस प्याजे की बताई हुई हैं जो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछ ही ली जाती हैं। इसमें से 2-4 क्वेश्चन आना आपके लिए तय है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही? भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई। बस यहीं से आप वर्ड को पकड़ लीजिए। बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रही? भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका पढ़ा हुआ था इसको। तो बच्चे को क्या है? पठन क्षमता में विकार है। तो बच्चे को क्या है? पठन विकार है। तो बच्चे को है डिसलेक्सिया। क्या है? बच्चे को क्या है? डिसलेक्सिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और डिसकैलकुलिया जो है हमारा गणित से संबंधित है, और डिस्प्रेसिया जो है हमारा गति समन्वय संबंधी क्षमता है, और लेखन क्षमता यानी डिस्ग्राफिया ग्राफ से संबंधित है, तो वो लेखन क्षमता हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोहलबर्ग की बात हो रही है यहाँ पे, जिन्होंने नैतिक विकास की थ्योरी दी थी। तो पूर्व परंपरागत स्तर, इनने भी कुछ 3 स्टेजेस बताई हुई है। 3 स्टेजेस में इन्होंने कुछ 2-2 सब स्टेजेस इंक्लूड करी हैं। तो इनकी जो पूर्व परंपरागत स्टेज है यानी प्री कन्वेंशनल, इनकी जो फर्स्ट स्टेज है, प्री वाली स्टेज है, उसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होता है। तो आपको बताना है कि इस अवस्था में बच्चा, इस वाली स्टेज में बच्चा किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगा, किस चीज़ की तरफ सोचेगा। तो हम लोग स्टेजेस देख लेते हैं। स्टेजेस ये जो इनकी रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये इनकी प्री कन्वेंशनल 3 से 7 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, और 8 से 13 वर्ष इनकी दूसरी स्टेज है। तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी वही 13 से ऊपर टीनेज।
यानी वयस्क, जिसको बोलते हैं हम लोग किशोरावस्था, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज जो प्री कन्वेंशनल है, 3 से 7 वर्ष की अवस्था, इसमें ये बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी चीज़ों, अपना इंटरेस्ट लगाना सीखेंगे, अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें पसंद होंगी उन्हें। और यहाँ पे पनिशमेंट और रिवार्ड, कहीं ना कहीं उनको आप किसी चीज़ के लिए डांट देंगे या फिर वो किसी चीज़ को दे देंगे, कोई उन्हें रिवार्ड देंगे, तो वो क्या करेंगे कि भाई मैं 5 रुपये दे रहे हैं, मेरे लिए ये चीज़ ला के दे दो, तो वो खुश हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें प्री कन्वेंशनल यानी 3 से 7 में पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, अंतर्निहित दंड, संभावित दंड, ये आ जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर में। ये तो फिर आगे डेवलप होगा ये सब चीज़ें। तो पूरा चार्ट को देख लेते हैं एक बार। जो दूसरी स्टेज है उसमें क्या है, 8 से 13 वर्ष, उसमें लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून की बातें में सीखने लग जाएगा। गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, कि भाई शाबाश बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर लेते हो आप, इन सब चीज़ों से बच्चा मोटिवेट होगा। फिर फोर्थ जो स्टेज है उसमें क्या होगा, पोस्ट कन्वेंशनल यानी आपकी किशोर अवस्था, उसमें बच्चा क्या करेगा, सोशल कॉन्टैक्ट में आएगा, कुछ समाज से कुछ सीखेगा, फ्रेंड बनाना सीखेगा, फ्रेंड मतलब एक फ्रेंडों में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रहेगा उसे, आसपास की दुनिया में, और फिर कुछ नियम सिद्धांत, अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो करने लग जाएगा। तो ये कुछ स्टेजेस हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस यही था आज की क्लास में। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करें, और अपना कमेंट भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।